अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर में पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास नंबर 15 को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 14 लेक्चर्स में डिलीवर कर चुका हूं और वो सब लेक्चर्स आप एक्सेस कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट में जाकर। हर एक लेक्चर में टॉपिक को हमने डीपली कवर किया है, तमाम कंसेप्ट को ब्रेक डाउन करके आपके लिए आसान किया है। और उसके बाद हमारे लेक्चर का एक यूनिक फीचर ये है कि कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद, चीज़ों को डिस्क्रिप्टिवली पढ़ने के बाद, हम उनसे कनेक्टेड एमसीक्यूज को भी कवर करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा प्लेलिस्ट का, या प्लेलिस्ट के सेक्शन से जाके आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी भी वैकेंसी के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल एक्सेस करना चाहते होंगे। उस फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, जहां डेली बेसिस पे हम क्विज शेयर करते हैं जिसको सॉल्व करके आप अपनी तैयारी इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को असेस भी कर सकते हैं। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर कम्युनिटी लिखकर मैसेज करें, आपको हमारी टीम उस कम्युनिटी में ऐड कर देगी, जहां डेली बेसिस पे प्रिपरेटरी मटेरियल के साथ साथ आपको अपडेटेड भी रखा जाएगा। तो बगैर वक्त जाए किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लेक्चर नंबर 15 है वो किस टॉपिक से रिलेट करेगा, सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्लास नंबर 1 जब मैंने आपको डिलीवर की थी पाकिस्तान स्टडीज की, तो उसमें मैंने आपको एक डिटेल्ड आउटलाइन कवर करवाई थी। अब उस आउटलाइन के अंदर हमारा जो प्री पार्टीशन है, आप लोग जानते हैं कि उसको हमने दो हिस्सों में कवर किया था। पहला हिस्सा बिफोर 1857 का था और दूसरा हिस्सा आफ्टर 1857 का था। अब हम दूसरे हिस्से को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को भी कवर कर लिया, रोवोल्ट एक्ट को भी कवर कर लिया और इसके बाद जो खिलाफत मूवमेंट थी उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन को, इसके बाद नेहरू रिपोर्ट को और जना के 14 नकात को, इलाहाबाद एड्रेस को और इसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को, और हम रेफरेंस लेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक। तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स अगर आप आज का लेक्चर सुनते हैं तो हर एक चीज़ इनसे कनेक्टेड जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो आपको क्लियर हो जाएगी। किसी चीज़ को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद कहेंगे कि ये डेट्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हो चुकी हैं। तो प्रीवियस लेक्चर से चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को हमने डिस्कस किया था, जिसका दूसरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था। आप लोग जानते हैं कि ब्रिटिश राज 1858 से कायम हुआ और 1858 से ऑनवर्ड 1947 तक ब्रिटिश राज रहता है। अब जाहिर सी बात है, जो ब्रिटिश एम्पायर है वो ब्रिटिश इंडिया को रन करने के लिए डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए थे, जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सूरत में, इससे पहले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की सूरत में और इससे पहले मुख्तलिफ और जो कवानीन थे उनकी सूरत में आ चुके थे, जिनको हम डिस्कस करते रहे हैं। तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जब 1919 में आए थे तो उसमें एक शिक प्रोवाइडेड थी कि आने वाले 10 सालों के अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को और इसकी तरफ से किए जाने वाले इंपैक्ट्स को रिव्यू करेंगे। यहाँ के लोगों पर इस कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह जो है वो असरअंदाज ये हुआ है और साथ साथ यहाँ के लोग उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं, इन तमाम चीज़ों को हम रिव्यू करेंगे। तो वो 10 साल का अरसा 1919 से चल रहा था, लेकिन उस 10 साल के अरसे से पहले ही बरतानिया के अंदर कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से 10 साल का अरसा गुजरने से पहले एक जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, ताकि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जाके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से एक रिपोर्ट सजेस्ट की जाए। वो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी उसको हम साइमन कमीशन कहते हैं, क्योंकि इसको जो लीड कर रही थी पर्सनैलिटी वो सर जॉन साइमन की थी और इसके अंदर 7 लोग थे और साथ के साथ ये लोग जो है ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे। तो जो साइमन कमीशन है उसके हवाले से बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास ये होनी चाहिए। वीडियो की स्पीड को 1.5x तक आप लेके जा सकते हैं ताकि ज्यादा चीजें कम वक्त में आप कवर कर लें। तो साइमन कमीशन की जो बेसिक डेफिनेशन है और उसके बारे में बेसिक ओवरव्यू है वो तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए जाते थे और उन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की रीजन ये नहीं थी कि वो यहाँ के लोगों के खैर खा थे, ब्रिटिश एम्पायर यहाँ के लोगों को हुकूक देना चाहता था, बल्कि वो अपने उस ड्यूरेशन को जिसमें वो हुकूमत कर रहे हैं उसको प्रोलॉन्ग करना चाहते थे, लंबा
करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अरसा यहाँ के लोगों पर हुकूमत करना चाहते थे। तो उसी रीज़न की वजह से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो उसमें उन्होंने एक प्रोविजन ये भी रख दी कि फ्यूचर में आप लोग रेजिस्ट करते रहें, कोशिश करते रहें, आपके अंदर एक उम्मीद रहे कि जी हाँ अब बेहतरी आने वाली है, और 10 साल तक तो हम आपको ये जवाब दे सकें कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को अगले 10 साल तो आप माने ही माने, 10 साल बाद कोई और कानून लेके आएंगे। 1927 के अंदर साइमन कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ। जैसे ही इंडियंस को इस बारे में पता चला तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है एक एहतजाज स्टार्ट हो गया, क्योंकि तमाम के तमाम जो मेंबर्स थे साइमन कमीशन के वो ब्रिटिश के थे, और इंडियंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना था उसके अंदर ब्रिटिश इंडिया में से किसी भी पर्सन को जो है वो रिक्रूट नहीं किया गया, उसमें अपॉइंट नहीं किया गया। तो इस खित्ते के लोग इस चीज़ पर सरापा एहतजाज थे, और जैसे ही 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है तो साइमन गो बैक के नारे जो है वो लगाए जाते हैं। ये एक एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ। तो अगर कॉन्स्टिट्यूट होने की बात की जाए तो ये 1927 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, और ये इंडिया में कब आया था तो ये 1928 के अंदर इंडिया में पहुंचता है। और इसका पर्पस क्या था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है, तो उसके लिए प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के इंपैक्ट्स और यहाँ के लोगों की नीड्स को मद्देनजर रखते हुए एक रिपोर्ट बना के देना। लेकिन जब यहाँ के लोगों की नीड्स की बात आ रही है तो यहाँ का कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल नहीं है। इस चीज पर यहाँ के लोकल जो है वो एहतजाज पजीर थे, और यहाँ की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उस प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी। तो लॉर्ड ब्रिकनहेड उस वक्त जो है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे। इस नाम को आपने याद रखना है, लॉर्ड ब्रिकनहेड उस वक्त सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे। प्रीवियस लेक्चर अगर आप रिकॉल करें तो सारी हियरार्की मैंने पढ़ाई थी कि किस तरीके से यहाँ ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल किया जाता था, बरसगीर पाक को कंट्रोल किया जाता था, कौन किसको रिपोर्ट करता था, वॉइसरॉय किसके अंडर होता था, सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया किसके अंडर होता था, और किस तरीके से ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। तो जब ये प्रोटेस्ट जो है सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया लॉर्ड ब्रिकनहेड के कानों तक पहुंचता है तो वो इस चीज पर एक रिएक्शन देते हैं, और वो रिएक्शन ये है कि वो यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को एक चैलेंज दे देते हैं। वो चैलेंज ये होता है कि वो उनसे कहते हैं कि जिस तरह से हमने एक कमीशन अपॉइंट किया है जो कि आप तमाम लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है, इसी तरीके से आप लोग भी अपनी रिपोर्ट्स लेके आएं, आप लोग भी अपनी सजेशंस लेके आएं कि ब्रिटिश इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो अब इसी चैलेंज की वजह से नेहरू रिपोर्ट आती है, इसी चैलेंज की वजह से जना के 14 नकात आते हैं। स्टूडेंट्स ने अक्सर सुना होगा कि जना के 14 नकात हैं, जना के 14 पॉइंट्स हैं। अब उन 14 पॉइंट्स में था क्या, इससे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये समझना भी है कि वो 14 पॉइंट्स आए क्यों थे। तो नेहरू रिपोर्ट और जना के 14 नकात ये एक दूसरे के मुकाबले में आए थे, और ये दो मेन जो डॉक्यूमेंट्स थी ये साइमन कमीशन के जो रिपोर्ट बेसिकली आई थी उसके अगेंस्ट पेश की जा रही थी, ताकि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट करने में देखें मुसलमानों की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, हिंदुओं की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी, कौन किसको लीड करेगा, रियासत के उमूर कैसे चलाए जाएंगे, ये तमाम चीजें डिसाइड करनी थी कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर डेफिनेटली उसको बनाने पर उबूर किसका था, उसके ऊपर जो है कंट्रोल किसका था, तो ब्रिटिश एम्पायर का था। तो ब्रिटिश एम्पायर से ये लोग अपनी डिमांड्स वक्तन फवक्तन करते थे, चाहे वो सिमला डेपुटेशन की सूरत में आप देख लें, चाहे लखनऊ पैक्ट की सूरत में देख लें, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह के रिफॉर्म्स लेके आए कि यहाँ की लोकल लोगों को, लोकल कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो साइमन कमीशन के बाद जो लॉर्ड ब्रिकनहेड की तरफ से चैलेंज दिया गया, उस चैलेंज को यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कबूल किया, और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनाकिद हुई, जिसमें मोतीलाल नेहरू को जो है वो चीफ मुकर्रर किया गया, उस कमेटी का हेड मुकर्रर किया गया, और उस कमेटी ने जो है आगे एक रिपोर्ट ड्राफ्ट की जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो जब नेहरू रिपोर्ट मंजरे आम पर आती है तो उस नेहरू रिपोर्ट से इनकारी हो जाते हैं। कौन इनकारी होते हैं? उस नेहरू रिपोर्ट से इनकारी होते हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अब नेहरू रिपोर्ट की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो ये स्लाइड आप देख सकते हैं। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो हुई वो 1928 के अंदर हुई, जिसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिस कमेटी को हेड कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू। अब ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि जो आपकी नेहरू रिपोर्ट है वो कब आई थी? 1928 में आई थी, और उस वक्त इस कमेटी को हेड कौन कर रहा था? तो मोतीलाल नेहरू साहब कर रहे थे। और ये जो रिपोर्ट आती है ये मुसलमानों को क्यों मंजूर नहीं होती, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को क्यों मंजूर नहीं होती? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उस वक्त मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आप जरा समझें कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो हिंदुओं की थी, और हिंदू सेकुलर जो है उसका लिबादा ओढ़ चुके थे,
सेकुलर गवर्नमेंट चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब डेमोक्रेसी आएगी हम चाहे सेकुलर रहें, मेजॉरिटी हमारी है। इसी तरीके से मुसलमान इस सारी साजिश को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से, ब्रिटिश से सिर्फ एक डिमांड करते थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए उन इलाकों में जहां हमारी मेजॉरिटी है, और मुस्तकबिल में ऐसे कदम ना उठाए जाएं कि हमारे मेजॉरिटी इलाकों को माइनॉरिटी में तब्दील कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रीजन देख रहे हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है और यहाँ 80% पॉपुलेशन है। तो अगर गवर्नमेंट ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की होगी या हिंदू डोमिनेंट गवर्नमेंट होगी जो मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही होगी, तो वो ये करेगी कि यहाँ पर मौजूद एक हिंदू मेजॉरिटी इलाके को इसके अंदर जम कर देगी। अब मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑलरेडी जो है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुतहरिक थे, और उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट बात करती थी जॉइंट इलेक्टोरेट की, यानी कि किसी का भी जो है वो इलेक्टोरेट रिजर्व नहीं होना चाहिए, कोई सीट्स रिजर्व नहीं है, जिसकी मेजॉरिटी है वो जीत जाए। उनको पता था मेजॉरिटी उनके पास आने वाली है, क्योंकि हिंदू वहां पर मेजॉरिटी में थे। इसी तरीके से वो डोमिनियन स्टेटस जो है वो डिमांड कर रहे थे, जिसके अगेंस्ट बहुत से लीडर्स थे। बहरहाल 1928 में मोतीलाल नेहरू की ये कमेटी जो है नेहरू रिपोर्ट सबमिट कर देती है, और उसके बाद जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इससे डिसएग्री करती है तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 नकात देते हैं। अब इन 14 नकात को डिस्कस करते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप किसी भी वन पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाय करें जो कवर टू कवर रेलेवेंट हो, आपको प्रिपरेटरी मटेरियल इस तरह प्रोवाइड करे कि आप उससे इंगेज कर सकें और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कंटिन्यू कर सकें, तो एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर पे आप रिलाय कर सकते हैं। इस किताब को करीब तरीन स्टोर से भी खरीदा जा सकता है। आप सिंपली ये पिक्चर उनको दिखाएंगे, ये किताब आपको मिल जाएगी, या आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और साथ साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर्ड है। इस किताब का सबसे बड़ा यूनिक फीचर ये है कि आपको इसमें वीडियो लेसन्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, इस किताब को परफेक्टली यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको बताई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारी टीम इस मीडियम के थ्रू आपके साथ इन टच रहती है। कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसको खरीदने के बाद एक प्रॉपर इदारा आपके साथ इन टच हो, आपको मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोवाइड करता रहे, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ वन पेपर ये काम करती है। तो अगर आप किसी रिसोर्स पर रिलाय करना चाहें तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जिन्ना के 14 नकात को। अब नेहरू रिपोर्ट के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एक मुनक्किद होती है और उस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनाई जाती है, जिस कमेटी को हेड कर रहे होते हैं मोतीलाल नेहरू, और वो एक रिपोर्ट तश्कील देती है जो कि बेसिकली नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, और ये 1928 में होता है। इसमें जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की जाती है और मुसलमानों की डिमांड्स को नहीं माना जाता। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1929 के अंदर अपने 14 नकात देते हैं। उन 14 नकात का क्रक्स ये था कि 1/3 मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए, और इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट इनके लिए रिजर्व होना चाहिए, और इस तरह की तमाम डिमांड्स इन 14 नकात में शामिल थी। आपको क्रक्स पता होना चाहिए जो कि मुसलमानों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर रही थी। उसके बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड्स में NWFP को और साथ साथ बलूचिस्तान को एक प्रोविंस बनाने की डिमांड भी शामिल थी। उस वक्त बंबई के अंदर सिंध की कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल थी, वो सिंध को भी एक सेपरेट प्रोविंस के तौर पे देखना चाहते थे। अब बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, NWFP में मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और सिंध के अंदर भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो अगर ये 3 प्रोविंसेस सेपरेट हो जाते तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में शामिल हो जाते, और सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू और इसके अलावा भी मुसलमान यहां पर अपनी हुकूमत कायम कर सकते थे। तो ये मेन डिमांड्स थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अपने 14 नकात के अंदर, जो कि नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में पेश किए गए। अब आपने क्रोनोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है, चीज़ों को कंफ्यूजन के लिए जो है अपने जहन में इस तरह से मिक्स नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आए। मॉन्टेगो केम्सफोर्ड का दूसरा नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके अंदर एक शिक शामिल थी कि 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन के इंपैक्ट्स को देखते हुए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा इस खित्ते को। लेकिन बरतानिया ने 10 साल पूरे होने से पहले ब्रिटिश ने वहां पर जो है दोबारा से एक कमेटी तश्कील की ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर किया जाए और वहां के लोगों को, ब्रिटिश इंडिया के लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। ये कमेटी कौन सी कमेटी थी? ये कमेटी
कमेटी साइमन कमीशन के नाम से तश्कील हुई। सर जॉन साइमन इसको हेड कर रहे थे और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई 1927 में। 1927 के बाद 1928 में साइमन कमीशन जो है वो इंडिया आता है अपने मेंबर्स के साथ। इसके 7 मेंबर्स थे और 7 के साथ जो है ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे। तो उसके बाद यहाँ की लोकल पार्टीज की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाता है। तो लॉर्ड ब्रिकनहेड जो उस वक्त सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे वो चैलेंज देते हैं कि तमाम लोग आप भी अपनी रिपोर्ट लेके आए। तो नेहरू रिपोर्ट उस सूरत में बनाई जाती है जिससे डिसएग्री करती है मुस्लिम लीग और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में 14 नकात लेके आ जाते हैं। अब जब नेहरू रिपोर्ट दी जाती है तो उस वक्त जो है ब्रिटिश एम्पायर को यह कह दिया जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर आप इस नेहरू रिपोर्ट को एज इट इज माने और इसी बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके दे दें, जिसको ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से तस्लीम नहीं किया जाता। अब वो तस्लीम ना होने की वजह से क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है ये किस तरीके से इंपैक्ट करेगी कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है तो उसके बाद जितने भी इनके मेन लीडर्स होते हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस तरफ मजीद आगे बढ़ते हुए कुछ और इवेंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। जना के 14 नकात 1929 में थे। तो 1930 में 1930 से 1932 के दरमियान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। इससे पहले एक और इवेंट है खुतबा इलाहाबाद, प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है कायद अल्लामा इकबाल की तरफ से इलाहाबाद के मुकाम पर दिया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस एड्रेस में उन्होंने एक और चीज पिच की और वो ये थी कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं जिसमें NWFB है, जिसमें बलूचिस्तान है, जिसमें सिंध है, जिसमें पंजाब है, इनको इकट्ठे करके एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया जाए। अगर आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्या चाह रही थी कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जिसमें बेसिकली डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को इस तरह फॉलो किया जाए कि जॉइंट इलेक्टोरेट हो। अच्छा, अब मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी, इसी दौरानिया में मुस्लिम लीग मुसलमानों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है और इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हुए वो ये डिमांड करते हैं कि जिन इलाकों में हमारी मेजॉरिटी है कम से कम वहां सेपरेट इलेक्टोरेट रखा जाए। इस दौरानिया में आप एक चीज नोटिस करें कि किसी जगह पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, किसी जगह पर पाकिस्तान के लिए जो है वो आवाज नहीं उठाई जा रही कि एक सेपरेट होमलैंड होना चाहिए जिसकी बाउंड्रीज डिफरेंट हो। ये आइडियोलॉजी स्लोली एंड ग्रेजुअली शेप हो रही है। तो अब खुतबा इलाहाबाद के अंदर जो बात की गई कि इन सारे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जिसमें NWFP भी है, जिसमें बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है और पंजाब भी है, इनको मिलाकर एक पॉलिटिकल यूनिट बना दिया जाए। जब ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो एक बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बन जाएगा। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता से पाकिस्तान की डिमांड की तरफ ही आइडियोलॉजी बढ़ रही थी। अब इस चीज के हवाले से क्वेश्चन सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कि खुतबा इलाहाबाद कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1930 में हुआ था। हमने तो ये भी डिस्कस कर लिया कि इसमें मेन डिमांड क्या थी या मेन इसमें स्पीच का पॉइंट क्या था। उसके बाद हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की तरफ चलते हैं। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी 1930 से 1932 के दरमियान। आपको याद है अभी हमने डिस्कस किया साइमन कमीशन को, उसके बाद हमने डिस्कस किया नेहरू रिपोर्ट को, उसके बाद हमने जना के 14 नकात डिस्कस किए। जाहिर सी बात है जब ब्रिटिश ने एक कमीशन अपॉइंट किया जिसने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी 1930 के अंदर। तो साइमन कमीशन 1927 में क्रिएट हुआ, साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी। अब डेफिनेटली 1928 में नेहरू रिपोर्ट भी आ गई थी और 1929 में जो है वो जना के 14 नकात भी आ गए थे। अब ब्रिटिश एम्पायर ये जानता था कि अगर साइमन कमीशन की बेसिस पे इन्होंने एक और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया और उसको इन्फोर्स कर दिया तो यहाँ के लोकल्स फिर इसको नहीं मानेंगे और फिर कोई जो है वो इस तरह की मूवमेंट क्रिएट कर देंगे और दोबारा से जो है वो बगावत स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने एक और स्टेप फॉलो किया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर लेके आते हैं, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स बनाई गई हैं उनको भी सामने रखते हैं, हमारी तरफ से जो रिपोर्ट पिच हुई है उसको भी सामने रखते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो एक टेबल के ऊपर, एक राउंड टेबल के ऊपर इसको डिस्कस करते हैं, ये उनकी ओपिनियन थी। तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नेहरू रिपोर्ट को भी डिस्कस किया गया, जिसमें जना के 14 नकात को भी डिस्कस किया गया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भी डिस्कस किया गया। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जब नेहरू रिपोर्ट दी गई थी तो 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया था ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने। तो 1 साल के अंदर अगर नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया, 1928 के अंदर यह कहा गया, तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। और वही हुआ कि इन्होंने डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट भी कर दी और इनके लीडर्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, आप यहां पर देखें अगर इनकी डेट्स को, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 12 से जनवरी
जनवरी 19 के दरमियान होती है 1930 के अंदर, तो उस वक्त इनके मेजॉरिटी लीडर्स जेल में थे और उसके अंदर जो है फंसे हुए थे, वो डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रहे थे। तो इस सूरत में ये डिस्कस ही नहीं करना चाहते थे, ये साइमन कमीशन को भी नहीं मानते थे, जना के 14 नकात को भी नहीं मानते थे। ये कहते थे कि नेहरू रिपोर्ट को एज इट इज इन्फोर्स कर दिया जाए। तो इन्होंने पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, जिसकी वजह से, क्योंकि मेजर पॉलिटिकल पार्टी ये थी, ये मेजॉरिटी को लीड कर रही थी और हिंदू मेजॉरिटी में थे, इस वजह से वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है। तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। इसके बाद इन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी, उस वक्त के वायसराय ने इनके साथ जाके मुज़ाकरात किए। उस वक्त के वायसराय का नाम जो है लॉर्ड इरविन था। तो उन्होंने जाके इनके साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 के अंदर, जिस सूरत में, जिस नतीजे में इन्होंने अपने डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया। दोबारा से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रही थी, उसको खत्म करने के लिए, नए कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करने के मरहले को आसान करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने मुज़ाकरात किए। किसके साथ किए? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के साथ किए। तो एक पैक्ट साइन हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिस नतीजे में खत्म हुई, और ये डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस और उसके साथ मिली हुई पार्टीज चला रही थी। तो उस पैक्ट को इरविन गांधी पैक्ट कहते हैं और ये 1931 में साइन किया गया। उसके बाद होती है दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इनको मनाया इसीलिए गया था कि ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आके बात करें। तो उस वक्त ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को सिर्फ एक पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट कर रही थी, वो महात्मा गांधी था, और लॉर्ड इरविन ने जाके पैक्ट भी उन्हीं के साथ किया था। तो जब ये दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो वही सारी डिमांड्स ये एज इट इज रिजिड तरीके से लेके आते हैं कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, मुसलमानों की सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को नहीं मानेंगे, एक तिहाई रिप्रेजेंटेशन इनको नहीं देंगे, जो मेजॉरिटी कहेगी उसी हिसाब से गवर्नमेंट बनेगी और डोमिनियन स्टेटस हमें मिलना चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स लेके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आते हैं। जब आप रिजिड हो तो किसी नतीजे में नहीं पहुंचा जा सकता। तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फ्लॉप हो जाती है, कोई नतीजा नहीं निकलता, डिस्कशन सारी की सारी जाई जाती है। इसके बाद तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। तमाम की डेट्स आपके सामने मौजूद हैं। दूसरी जो है 1931 के अंदर होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 सितंबर से 1 सितंबर के दरमियान जो डिस्कशंस होती हैं उसको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। और जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है वो नवंबर से दिसंबर के दरमियान 1932 में होती है, और अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको बायकॉट कर देती है। तो इस बायकॉट के नतीजे में इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई नतीजा नहीं निकलता। लिहाजा ब्रिटिश एम्पायर अब इस चीज़ से वाकिफ है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठ के किसी चीज पर एग्री नहीं कर सकती। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो है वो फेल हो चुकी थी। मुसलमान अपनी बात पे रिजिड थे क्योंकि उनके मुतालबात जायज थे कि वो एक माइनॉरिटी थी, और जहां उनकी मेजॉरिटी थी उसको भी माइनॉरिटी पे कन्वर्ट करने के लिए कोशिशें की जा रही थी। इस वजह से उन्होंने एक और जो है डॉक्यूमेंट इशू किया जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। अच्छा, अब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के हवाले से देख रहे हैं जो 1930 से 1935 के दरमियान हुई हैं। अब 1930 से लेके 1932 तक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उनको हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इलाहाबाद एड्रेस की बात हो रही है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर कवर किए गए हैं। अब हम कम्युनल अवार्ड को डिस्कस कर रहे हैं। कम्युनल अवार्ड 1932 के अंदर आता है। 16 अगस्त के अंदर किसकी तरफ से दिया जाता है? अनाउंस किया जाता है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, रैमसे मैकडॉनल्ड की तरफ से। अच्छा, अब इस कम्युनल अवार्ड के अंदर क्या बात की जा रही है? कम्युनल का वर्ड जो है ये बेसिकली आपको कम्युनिटी के बारे में बताता है, और वो कम्युनिटी ऐसी जो कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स के ऊपर शेप होती है। तो कम्युनल अवार्ड में ज्वाइंट इलेक्टोरेट अवार्ड कर दिया जाता है। ये बताता है कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होने वाला है। कम्युनल अवार्ड बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये अनाउंस किसकी तरफ से हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड की तरफ से ये अनाउंस हुआ था। 1932 के अंदर अनाउंस हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और सीक्वेंस आपको पता हो कि साइमन कमीशन 1927 में आया, किस लिए आया था, पर्पस क्या था। उसके बाद जो है साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी आपको पता हो। उसके बाद जना के 14 नकात आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। देन खुतबा इलाहाबाद होता है और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जब फेल हो जाती हैं तो उसकी रीजन यही होती है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रही, और ये जो इनका डिसएग्रीमेंट है ये रिलीजियस बेसिस पर है। एक जमात सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़ के दूसरे के राइट्स को इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रही है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कम्युनल
अवार्ड आता है जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज को एक्नॉलेज करता है और इस चीज की वजाहत देता है कि ये जो ब्रिटिश इंडिया है ये सेकुलर नहीं है, यहाँ रिलीजन का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है और कम्युनिटीज रिलीजन की बेसिस पे डिवाइडेड हैं। तो तमाम की तमाम जो रिलीजियस माइनॉरिटीज होती हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट अवार्ड कर दिया जाता है। किस में अवार्ड किया जाता है? कम्युनल अवार्ड में, जो है कम्युनल अवार्ड के अंदर उसको अवार्ड किया जाता है और इससे कनेक्टेड मुसलमानों की भी बहुत सी डिमांड्स जो है वो मान ली जाती हैं। तो मुस्लिम लीग जो है कम्युनल अवार्ड को वेलकम करती है, उसको सपोर्ट करती है और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस इसके अगेंस्ट जाती है। इसी कम्युनल अवार्ड की बेसिस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है वो जो है इसको फॉलो करते हुए आता है और इसकी बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कायम होती हैं 1937 से 1939 के दरमियान। इसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आपने जो चीजें मैंने बताई हैं सिर्फ उनको बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बआसानी आप उसको आंसर कर सकें। ये वो सारी डिटेल्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा इसी कम्युनल अवार्ड की बेसिस पे और उसी जो बेसिकली जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उनकी बेसिस पे ये एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे काम करेगा। इसके अंदर कुछ डेफिनेटली अमेंडमेंट्स की जाएंगी। तो इंडिपेंडेंस एक्ट प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे कायम करेगा। 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो जाता है और पाकिस्तान का पहला आइन 56 में आता है। तो 9 साल का अरसा हम इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन पर चलते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ये किसकी बेस था, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अब चीजों को डिस्क्रिप्टिव लेवल पे डिस्कस करने के बाद हम एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। ये एमसीक्यूज आपकी असेसमेंट के लिए हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि इनको भी सॉल्व कर दें, इनको सॉल्व नहीं करेंगे, ये सॉल्व आपने करने हैं। तो लेक्चर का पर्पस तब फुलफिल होगा जब इनको सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मुझे एक्नॉलेज होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया है। तो पहला क्वेश्चन है द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। अब देखें स्टूडेंट्स कहते हैं डेट्स कैसे याद होंगी, जब चीजें सीक्वेंस में आप पढ़ रहे होंगे, इस डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ रहे होंगे तो बआसानी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो साइमन कमीशन 1927 में आया था, ये आंसर मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन के चेयरमैन कौन थे। इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि 7 लोग इसके अंदर मौजूद थे और सब ब्रिटिशर्स थे, कोई लोकल नहीं था। तो चेयरमैन का नाम क्या था ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स वर इंक्लूडेड इन साइमन कमीशन, इसका तो आंसर मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दे दिया। द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन। अच्छा, साइमन कमीशन इंडिया कब आता है इसके हवाले से भी सवाल आता है। तो जवाब आप देख रहे हैं 3 फरवरी 1928। 1928 तो आपको याद होना चाहिए, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, इस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट डेट अगर आपको भूल जाए तो उसमें फॉर एग्जांपल इस तरह का एग्जैक्ट डेट में क्वेश्चन आएगा भी नहीं, लेकिन ईयर आपको किसी सूरत में नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पहला हमारा जो सवाल था उसमें अपॉइंटमेंट का पूछा गया और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था उसमें अराइवल का पूछा गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं द नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो नेहरू रिपोर्ट जो है किसकी चेयरमैनशिप में जो है इसको प्रिपेयर किया गया था। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उस कमेटी को कौन हेड कर रहा था उसकी तरफ से नेहरू रिपोर्ट दी गई थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन। अब नेहरू रिपोर्ट पब्लिश कब होती है ये साल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जनाज 14 पॉइंट वर प्रेजेंटेड इन रिस्पांस टू। अच्छा, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है कि जना के जो 14 नकात हैं वो प्रेजेंट किए गए थे किसके रिस्पांस में, नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस में। और नेहरू रिपोर्ट किसके रिस्पांस में आ रही थी, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के रिस्पांस में आ रही थी, जबकि वो रिपोर्ट 1930 के अंदर आई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आती है। जना प्रेजेंटेड इज 14 पॉइंट्स। अब जना के 14 नकात कब आए थे, ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट आंसर मार्क करें। उसके बाद इलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय। तो खुतबा इलाहाबाद किसकी तरफ से दिया गया था, द इलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड इन। खुतबा इलाहाबाद दिया कब गया था ये भी आपसे पूछा जा रहा है। उसके बाद द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन। तो गांधी, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के दरमियान जो सिविल डिसोबीडियंस को एंड करने के लिए पैक्ट साइन किया गया था वो कब साइन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय। कम्युनल अवार्ड किसकी तरफ से अनाउंस किया जाता है, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। उसके बाद द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन। तो कम्युनल अवार्ड की अनाउंसमेंट की डेट पूछी जा रही है, ईयर आपको याद होना चाहिए। द रिकमेंडेशंस ऑफ द साइमन कमीशन एंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेनली लेड टू। अच्छा, जो रिकमेंडेशन साइमन कमीशन की तरफ से दी गई थी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जो डिस्कशन हुई थी उसके बाद क्या होता है, उसकी बेसिस पे कौन सा डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया जाता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं वो ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये हमारा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम के तमाम कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप अपनी तैयारी के हवाले से कंसर्न और
और कंफ्यूज्ड हैं तो आप इस रिसोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आप लेक्चर से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी तैयारी से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं, हम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद हैं। सिंपली इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपको असिस्ट करेगी। कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप हमसे मेंटोरशिप ले सकते हैं, फ्री ले सकते हैं। आपको असिस्टेंस गाइडेंस हम बिल्कुल फ्री देंगे, उसके हमारे कोई चार्जेस नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आपके लिए ये लेक्चर है वाकई ही हेल्पफुल रहा है तो सिर्फ एक पे बैक लर्नर पाकिस्तान को आपने करना है कि इस लेक्चर को उन तमाम ग्रुप्स में शेयर करना है जहां स्टूडेंट्स वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी इस फ्री सीरीज से मुस्तफीद हो सकें। इल्म को बांटना, शेयर करना ये एक सदका जारिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज।